सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट एसी सर्किट, है ना। अभी ये लेक्चर 3 है और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था फेजर्स के बारे में। बच्चों, वो भले ही नहीं आता है लेकिन उसको पढ़ लेना ज़रूरी है क्योंकि इसमें काम आएगा, है ना। कोई चीज़ हो सकता है कि डायरेक्टली कहीं पे ना आए लेकिन उसका यूज हो जाए, तो फिर भी हमें जानना तो ज़रूरी है ना बच्चों, क्योंकि उसका यूज हो रहा है भाई, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हम लोग डिफरेंट एसी सर्किट में देखने वाले हैं आज। प्योरली रजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव होगा और प्योरली कैपेसिटिव होगा। उसके बाद हम लोग मिक्स करेंगे। अभी मिक्स नहीं करेंगे भाई, अभी नॉर्मल चलेगा, ठीक है। नहीं तो अभी मिक्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा ना भाई। तो चलिए पहले हम लोग प्योरली रजिस्टिव सर्किट देख लेते हैं भाई। तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट क्या होता है बच्चों? मतलब प्योरली रजिस्टिव ही होगा, सिर्फ उसमें रजिस्टर लगा होगा, ठीक है। यही तो हुआ इसका मतलब, है कि नहीं बच्चों? आपको अंग्रेजी तो समझ में आता होगा। तो प्योरली रजिस्टिव में सिर्फ रजिस्टर होगा, किसके साथ कनेक्टेड होगा? एसी सोर्स के साथ बच्चों, ठीक है। तो एक मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे रजिस्टेंस बना दिए ऐसे करके, और एक हम लोग यहाँ पे एसी सोर्स बना दिए, ठीक है। एसी सोर्स ऐसे बनाते हैं और इसका कुछ पोटेंशियल वी होगा जिसका वैल्यू हम लोग मान लेते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा, ठीक है। सर ऐसा क्यों मानो बच्चों? ये एसी सोर्स है ना, तो एसी सोर्स के लिए हमें ये ऐसा लेना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता रहता है, तो उसके लिए हम तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे ना भाई। ये हम लोग पहले लेक्चर की बात कर रहे हैं, पहले लेक्चर में भी मैंने बता रखा है। आप हो सके तो बच्चों कंटिन्यूअस लेक्चर देखिए, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सवाल भी हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें पहले बता चुके हैं, फिर से बताना पॉसिबल नहीं होता है। आप समझ रहे होंगे बात है। तो हम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आर ले लिए हैं। अब ये क्या है? प्योरली रजिस्टिव सर्किट है, इसी को तो बोल देते हैं प्योरली रजिस्टिव है ये, ठीक है बच्चों। प्योरली रजिस्टिव तो आपको दिख रहा होगा। पर अगर हम इसमें किसी इंस्टेंट की बात करें, देखिए डीसी सोर्स होता है। डीसी सोर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डीसी बैटरी ऐसे करके लगा होता था, हमें पता था कि ऐसे करके भाई करंट ऐसे करके बह रहा होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये एसी सोर्स लगा हुआ है बच्चों, तो इसमें जो चार्जेज हो जाएंगे ना, चार्जेस फ्लक्चुएट ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, वो अपने ही जगह पे चार्जेस जो होते हैं वो ऐसे 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 ऑसिलेशंस करते रहते हैं बच्चों, है ना। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा ये बढ़ जाएगा ऑसिलेशन, ठीक है। जनरली ऐसे 50 और 60 हर्ट्ज पे लेते हैं, तो वहाँ पे समझिए 1 सेकंड में 50 बार ऐसे 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 हो जा रहा है, ठीक है। पूरा एक ऐसे करके ऐसे होता है तो एक मानते हैं, यहाँ से ऐसे शुरू हुआ, ऐसे गया, ऐसे गया, ये पूरा एक है, तो ऐसे ऐसे 50 बारी हो जाता है। अगर आप सिर्फ ऐसे करके लेंगे तो वो 100 बारी हो जाएगा, है ना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने पर इनका वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाता है। तो अब बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो फिर करंट ऐसे करके फ्लो नहीं करेगा। करंट तो यहाँ पर उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा, तो करंट थोड़ी फ्लो करेगा। सर आप गलत पढ़ा रहे हो क्या? गलत नहीं पढ़ा रहे बच्चों, हम किसी एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ लीजिए दिमाग में, ठीक है। आपका सवाल सही है कि भाई ये ऐसे ऐसे थोड़ी जा रहा होगा, ऐसे ऐसे हो रहा होगा ना चार्जेस, उसका एनर्जी फ्लो करता है और रजिस्टर क्या करता है? उसी एनर्जी को बर्बाद करता है। यही तो हम पढ़ते आए हैं आई स्क्वायर आर में। तो हम एक इंस्टेंट की जब बात करें, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करता हूँ, टी की। उस टाइम पे मान लेते करंट इधर फ्लो कर रहा होगा, उस टाइम की बात कर रहा हूँ बच्चों। मैं बार बार फोकस करवा रहा हूँ क्योंकि बच्चे फिर बार बार बोलते हैं अरे सर गलती पढ़ाते हैं। गलत नहीं है भाई, ठीक है। उस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, है ना, ये बात जरूरी है। हम ऐसे क्यों बना दिए? हम मान लेते हैं कि ये ऐसे चल रहे हैं, इसमें के भी एल लगा देते हैं। सर के वी एल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि हम एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो के वी एल लगा दीजिए। किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या बोलता है यहाँ पे कि यहाँ से अगर चलते हैं तो फिर यहीं पे आते हैं तो उसका पूरा समेशन जीरो होता है वोल्टेज का। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, भी मान लेते हैं मिल गया हमें, और करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो मान लेते हैं कि इधर माइनस का आई इंटू आर हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। सर ये सब पता है सर, इतना आप सोचते हो कि हमें कुछ नहीं पता है, हमें सब कुछ पता है। अगर ऐसा है तो सही बात है बच्चों, अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी का वैल्यू जो आ गया हमारे पास, जो मतलब यहाँ पे आई का जो वैल्यू आ गया वी अपॉन आर आ गया, मतलब कि यहाँ पे भी का वैल्यू क्या है, वी नोट
साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर आ गया भाई। तो ये कुछ हमारे करंट का वैल्यू आ गया। और ये करंट कैसा है बच्चों, जो आई आया है हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट है ना। तो यहाँ पे वी नोट अपॉन आर ऐसे लिख देते हैं और साइन ओमेगा टी को बाहर कर देते हैं। क्यों ऐसे किया, क्योंकि अगर वी नोट अपॉन आर को हम आई नोट लिख दे तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पे इसका मतलब हमको पता चल गया आई नोट का जो वैल्यू होगा पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होगा। अरे सर ये सब तो बहुत आसान है। बिल्कुल बच्चों, आई नोट का वैल्यू आपको समझ में आ गया है ना। और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा रेजिस्टेंस क्या है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है, सही है, स्पेलिंग लिखा हूँ ना, यही है। ठीक है, बात यहाँ पे ये है बच्चों कि अगर आप देखें वोल्टेज ये था, लेकिन हमारे पास जो करंट आ रहा है आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी आ रहा। अरे भाई ये तो बिल्कुल सेम आ गया, साइन ओमेगा टी का फंक्शन यहाँ पे भी है, साइन ओमेगा टी का फंक्शन यहाँ पे भी है ना, बिल्कुल वोल्टेज की तरह आ गया। बस यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट का पीक वैल्यू है। और करंट का पीक वैल्यू वोल्टेज का पीक वैल्यू अपन आर होता है, मतलब वोल्टेज से तो कम ही होगा करंट का पीक वैल्यू, क्योंकि हम इसमें कुछ डिवाइड कर दे रहे हैं ना, तो ये वैल्यू ओवरऑल कुछ कम हो जाएगा। वी नोट में कुछ से जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब आई नोट का वैल्यू कम हो जाएगा, बोल सकते हैं ना। तो आई नोट का जो मैग्नीट्यूड होगा कुछ कम होगा, कुछ कम होगा वी नोट के मैग्नीट्यूड से, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज थोड़ा कम बेसी है, ये थोड़ा ज़्यादा है या थोड़ा कम है, लेकिन इनका में फेज डिफरेंस जीरो है भाई। इनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी करेंगे तो हमारे पास जीरो ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे डेल्टा फाई का वैल्यू जो है वो जीरो है, फेज डिफरेंस है ही नहीं। कोई यहाँ पे करंट वोल्टेज कुछ भी यहाँ लीड लैग नहीं हो रहा। कल मैंने बताया था लीड लैग होने के लिए उनके बीच में फेज डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं होगा, तो नो लीड नो लैग कंडीशन है ना बच्चों। कोई भी लीड लैग का कंडीशन नहीं बनेगा। ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ भी बना सकते हैं आप लोग बच्चों। कैसे, मान लेते हैं कि ऐसे करके हमने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया बच्चों, और ये मान लेते हैं कि हमारे पास साइन ओमेगा टी का ऐसा करके कुछ ग्राफ आता है। ठीक है, और इसी के तरीके का मान लेते हैं कुछ हमारे को ऐसे एक ग्राफ मिल गया। ठीक है, तो आपको ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ना बच्चों, ये ऊपर वाला ग्राफ, ये मैक्सिमम जो वोल्टेज मिल रहा होगा यहाँ पे, ये वी नोट मिल रहा होगा हमारे पास। ठीक है, और ये जो मिनिमम, ये भी मैक्सिमम होगा अपने में, ये हो गया आई नोट के लिए। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये किसका ग्राफ हो गया, v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी का। और ये किसका ग्राफ हो गया बच्चों, i इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी का। देखिए इन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। ये जिस टाइम पे शुरू हुआ है उसी टाइम पे वो भी शुरू हुआ है जीरो पे, और यहाँ पे मान लेते हैं कि पाई आ गया, यहाँ पे 2 पाई आ गया, है ना। आप चाहे तो टाइम पीरियड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। तो ये जिस टाइम पे ऐसे जाके यहाँ पे जीरो हो रहा है पाई पे, उसी टाइम पे ये भी जो है करंट वाला फंक्शन वो भी उसी टाइम पे जीरो हो रहा है। मतलब दोनों में कोई लीड लैग नहीं हो रहा है भाई। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इसको अगर हम फेजर से बताना चाहें, अगर हम इसको फेजर से बताना चाहें बच्चों, तो आप लोग को बता रखा हूँ मैंने फेजर। देखिए ये ऐसे बनेगा और इसी में फिर एक बिल्कुल सिमिलर ऐसे बना देंगे। ठीक है, मतलब कि ये हो गया आई का फंक्शन और ये हो गया वी का फंक्शन, ये हो गया वी का फंक्शन बच्चों, है ना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा बड़ा बना रखा है क्योंकि इसका वैल्यू थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा है इसीलिए ऐसा बना है। दोनों सिमिलर होगा, एक ही पे होगा, क्योंकि इसमें कोई लीड लैग नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा यार, इतना कुछ सर पे नहीं लेना है कि भाई क्या क्या बता रहा है, कुछ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, जिसमें प्योरली इंडक्टिव हो, मतलब कि सिर्फ इंडक्टर अवेलेबल हो। तो इंडक्टिव सर्किट प्योरली कैसे होगा, इंडक्टर बना देते हैं। इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टर तो होगा ही भाई, और एक ये एसी सोर्स बना दिया हमने, ऐसे करके सर्किट ज्वाइन कर दिया। अगर ये ऐसे है और यहाँ पे v इक्वल टू आपको पता है वी नोट साइन ओमेगा टी ले लेते हैं। ओके, ले लिया भाई। और ये इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस एल मान लेते हैं हम लोग, और किसी इंस्टेंट पे इसमें भी बात करें तो इसमें कोई सी इंस्टेंट पे ऐसा करंट आई फ्लो हो रहा होगा। ठीक है,
एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। आपको पता होगा इंडक्टर का काम क्या होता है, चेंज इन करंट को अपोज करना। इंडक्टर्स का काम क्या होता है, चेंज इन करंट को अपोज करना। चेंज इन करंट को अपोज करना, है ना बच्चों, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। बिल्कुल, अगर इसमें यहाँ से ऐसे करके करंट बहने लगा होगा, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बह रहा होगा, आपको ही पता है, मतलब ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे होंगे जो इसके चार्जेस, उसके कारण किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि ऐसे यहाँ पे करंट गया होगा। तो आखिरकार शुरू में तो कुछ नहीं था, लेकिन उस इंस्टेंट पे छोटा सा करंट छोटे से टाइम इंटरवल के लिए तो उसमें गया होगा ना भाई, उसके कारण तो इसमें चेंज हो गया होगा फ्लक्स, है ना। छोटे से टाइम के लिए छोटा सा, सब कुछ छोटा छोटा की बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो जैसे ही चेंज इन करंट हुआ तो इंडक्टर उस चीज़ को अपोज करता है। अगर आ रही है करंट तो आने नहीं देता है, तो इस टाइम पे जब आ रही होगी तो ये आने नहीं देगा भाई, मतलब अपोज करेगा, ठीक है। तो ही अपोज करेगा, तो उसी के लिए हम यहाँ पे अगर केवीएल लगा दे, फिर से करंट वोल्टेज रूल लगा दे इसमें, तो आपको पता होगा कि V माइनस का L डी आई बाई डी टी, मतलब चेंज इन करंट को अपोज करता है ना, तो डी आई बाई डी टी ही आएगा। और निगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पे लेंज लॉ आ जाता है ना, अपोज करता है, उल्टा करता है। करंट आ रहा होगा तो ये आने नहीं देगा, मतलब ये अपोजिशन कर रहा है, कुछ अपोज कर रहा है, ठीक है। आप आगे आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे V इक्वल टू L डी आई बाई डी टी आ गया बच्चों, ठीक है। अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि डी आई बाई डी टी का वैल्यू कितना है, मतलब कि डी आई इक्वल टू वी अपॉन एल डी टी आ गया। अब इसके आगे फिर से हम लोग लिख सकते हैं डी आई इक्वल टू वी का वैल्यू कितना है, ये है बच्चों, मतलब कि वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी अपॉन एल आ गया। बिल्कुल ठीक है भाई। तो अब हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डी आई का इंटीग्रेशन कर दो बच्चों। तो डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो आई मिल जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे वी नोट अपॉन एल बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस आ जाता है, तो माइनस का, और 1 अपॉन ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और अब ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे प्लस का कांस्टेंट कुछ आ जाएगा, है ना। हमने कुछ यहाँ पे लिमिट नहीं डाला है ना, तो कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट एक्चुअली में जीरो ही हो जाएगा, तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर यहाँ पे करंट है तो इसका यूनिट भी करंट में ही होगा, इसका यूनिट भी एम्पियर में ही होगा, लेकिन ये कुछ कांस्टेंट है, मतलब समय बढ़ने घटने पर ये करंट कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ घट रहा है, तो एक्चुअली में ये कांस्टेंट जीरो हो जाएगा बच्चों, है ना। इस कांस्टेंट का कोई यूज ही नहीं है फिर कांस्टेंट ले लिए हैं लेकिन यूज ही नहीं है, क्योंकि समय के साथ ये घटेगा बढ़ेगा है ही नहीं। इंडक्टर का काम क्या होता है, समय के साथ घटना बढ़ाना, समय के साथ करंट अगर बढ़ रहा है तो फिर घटाएगा, कुछ उस टाइप का होता है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट को वैल्यू को हम लोग ज़ीरो ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये समय के साथ चेंज नहीं होगा भाई, कांस्टेंट है ना तो जीरो ही तो लेंगे। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रहा है आपको कितना दिख रहा है बच्चों, आई इक्वल टू निगेटिव ऑफ वी नोट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी आ गया बच्चों। कॉस ओमेगा टी को और कैसे लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को और कैसे लिख सकते हैं, साइन के फंक्शन में, क्योंकि साइन में वोल्टेज आए हमारे पास, तो निगेटिव ऑफ वी नोट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी, मतलब साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी कर दें, ये सही रहेगा बच्चों। हाँ देखिए, पाई बाई टू में से कुछ भी चीज़ घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है, लेकिन साइन कॉस में बदल जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा यूज है बच्चों, आपको आना चाहिए यार, है ना। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमको पता चल जाएगा कि आई का वैल्यू जो आ रहा है हमारे पास वो वी नोट अपॉन ओमेगा एल आ रहा है, और साइन के अंदर अगर निगेटिव को ठूस दे, इसको इधर ठूस दे तो साइन क्या करता है, निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर देता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अरे बच्चों पता तो होगा, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें निगेटिव कॉमन ले लीजिए, निगेटिव बाहर आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन ऑफ
ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट। देखिए अब आई नॉट के फंक्शन में ला देंगे क्योंकि कांस्टेंट दिख रहा है हमें, और कांस्टेंट तो नहीं दिख रहा है मतलब कि हम यहाँ पे ये कांस्टेंट तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ओमेगा वेरी कर सकता है, कांस्टेंट तो नहीं है बच्चों, लेकिन इसको आई नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट बोल सकते हैं। ठीक है, आई नोट यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू आ गया। अब समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ आ गया है। ठीक है, ये किस बात से अलग है, क्योंकि यहाँ पे आई नोट का वैल्यू कुछ और आ रहा है। देखिए आई नोट का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, वी नोट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, वी नोट अपॉन ओमेगा एल का मतलब क्या हो गया, जिस तरीके से हम लोग रेजिस्टिव सर्किट में पीछे देखें कि आई का वैल्यू क्या होता है, आई का वैल्यू वी नोट अपॉन आर, आई नोट का वैल्यू वी नोट अपॉन आर होता है, किधर गया, वी नोट अपॉन आर होता है। ठीक है, रेजिस्टिव सर्किट में ऐसी बात थी। उसी तरीका से एक इंडक्टर भी तो अपोज ही कर रहा है ना, जो करंट आ रहा है उसी का तो अपोज कर रहा है। भले ही ये रजिस्टर जो होता है एनर्जी को बर्बाद कर देता है हीट के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे ये रजिस्टिव की तरह काम करेगा क्योंकि ये भी थोड़ा अपोज तो कर रहा है, इंडक्टर थोड़ा तो अपोज कर रहा है ना भाई। तो इसको हम ऐसा ट्रीट करते हैं कि ओमेगा वी नोट अपॉन ये रजिस्टिव फोर्स लगा रहा है, मतलब रजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। रजिस्टेंस किस चीज़ में, इंडक्टर जो है इस करंट को आने के लिए रजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो ये इंडक्टिव रजिस्टेंस हो गया क्योंकि इंडक्टर ये काम कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं है भाई, ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस की तरह नहीं है ये, लेकिन इंडक्टर रेजिस्टेंस की तरह काम यहाँ पे कर रहा होगा, उस तरीके का काम कर रहा होगा। रेजिस्टेंस नहीं है ये, इंडक्टर ही है, लेकिन काम उस तरीके का कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वी नोट अपॉन, इसको बोल देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो उसको एक्स एल बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एल का वैल्यू जो हो जाएगा बच्चों ओमेगा एल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा अपोज कर रहा है ना भाई, आने वाला करंट को अपोज कर रहा है, तो हम जनरली यही तो जानते हैं कि जो करंट का आने वाला चीज़ को अपोज कर रहा है उसको हम लोग रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं, उस तरीके का ट्रीट करते हैं, तो उसके लिए हम इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल देते हैं, है ना। ये यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है बच्चों, बस एक टर्म है, ध्यान रखना है, अपोजिशन कर रहा है इसीलिए हम इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल दिए, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बोलने का तरीका है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो जिस तरीके से आपको अभी पता चला कि v इक्वल टू हमारे पास पता है वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, उसी तरीके से आपको i का वैल्यू भी मिल गया आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू। क्या पता चल रहा है इस चीज़ से, कल बताया था मैंने फेज के लिए, यहाँ पे ओमेगा टी है सिर्फ, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू, मतलब कुछ कम हो रहा है, मतलब करंट लैग कर रहा है किससे, वोल्टेज से, या वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, ऐसा ही बोल सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीका हो गया बच्चों, तो इससे हमको साफ साफ पता चल रहा है। अरे यार अच्छे से बन जाओ भाई। हियर वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाई पाई बाई टू फेज, है ना, पाई बाई टू फेज एंगल से लीड कर रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए अगर हम फेजर बनाना चाहें, फेजर्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं ना बच्चों। ये मान लेते हैं कि ऐसे करके ये वोल्टेज हो गया, और अगर हम करंट बनाना चाहते हैं तो वैसे आ जाएगा, करंट कैसे, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इधर की तरफ इसे पाई बाई टू बढ़ गया। अरे यार ये लाइन सही नहीं बन रहा है बच्चों, अब ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों, वोल्टेज है, सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ मैं, ये करंट था ना ये करंट था बच्चों। ठीक है, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार कैसे बना दिया हमने, तो एक और तरीका है, ऐसे समझिए। देखिए पहले यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि कल मैंने ऐसे ही बताया था कि वी नोट साइन ओमेगा टी है, तो बिल्कुल वी नोट साइन ओमेगा टी के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी नोट कैसे बना देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि ये अगर हमारे पास ऐसे करके ये कोई हमने एक्सिस टाइप का बना देते हैं, उसके बाद हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, वोल्टेज है, क्योंकि इसमें कोई और एंगल का एडिशन नहीं हो रहा है, सिर्फ ओमेगा टी है, तो मान लेते हैं कि वी नोट साइन ओमेगा टी का ही ये ऐसे फेजर बना रखा है। अब आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब इससे पाई बाई टू कम है,
है ना, लैग कर रहा है, माइनस है, माइनस का पाई बाई टू है मतलब कम है, तो कम के लिए हम लोग पाई बाई टू नीचे आ जाएंगे, तो ये हो गया करंट। तो यहाँ से नीचे तक की तरफ आया है पाई बाई टू, तो यहाँ पे क्या करेगा, लैग करेगा, है ना, यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, करंट लैग करेगा, या यहाँ पे बोल सकते हैं कि वोल्टेज लीड करेगा, दोनों बात सिमिलर है, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। इसको में भी ऐसे अगर दिखाना चाहते हैं हम तो दिखा सकते हैं, इसको में भी हम ऐसे करके दिखा सकते हैं बच्चों, ऐसे पाई बाई टू। यहाँ पे भी देखेंगे तो वोल्टेज ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ से पाई बाई टू एंगल आगे है तो वोल्टेज लीड कर रहा है। अरे यार, इसी ग्राफ को अगर हम लोग ऐसे कर दे तो कोई दिक्कत होगा, तो यही चीज़ तो है, यही चीज़ तो बन गया दोनों दिख रहा है साफ साफ, दोनों वही है, बस हम घुमा दिए हैं, ऐसा आपको कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यही है फेजर बनाने के लिए तरीका, और कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान है। लीड लैग का कॉन्सेप्ट आपको पता चल रहा होगा। अगर हम यहाँ पे ग्राफ भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं भाई, ग्राफ भी बना सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे को साइन का ही ग्राफ बनाना होगा, पहले बात। अच्छा नहीं बना, मान लेते हैं इस तरीके से बच्चों, है ना। तो एक और भी आएगा तो साइन का ही ग्राफ आएगा, लेकिन उसमें क्या होगा देखिए ध्यान से, माइनस का पाई बाई टू मतलब कि लैग कर रहा है, तो लैग कर रहा है तो हम थोड़ा सा ग्राफ को आगे खिसका देते हैं, लैग के कंडीशन में हम थोड़ा सा ग्राफ को आगे से खिसका देते हैं। ये मैंने कल भी बता रखा है बच्चों, तो प्लीज़ आप कल का लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि बहुत छोटा सा लेक्चर है और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, है ना, और इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ से शुरू कर दें मतलब थोड़ा सा खिसका दिए हैं, तो ऐसे बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसका थोड़ा सा आप एथी कम मानिएगा, थोड़ा हाइट कम मानिएगा बच्चों, हाइट कम ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा हाइट कम ही बनाएंगे तभी तो होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज थोड़ा सा कम होता है। चलिए ठीक है, जैसा बन गया भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम वी नोट हो जाएगा, यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, तो ये मैक्सिमम इसका हो जाएगा यहाँ पे आई नोट, और यहाँ पे ये पाई बाई टू है, ये पाई है, ये टू पाई है। तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि आगे की तरफ ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है ना। तो शिफ्ट इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे लैग का कंडीशन है, ठीक है। तो ये करंट के लिए है, साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू, ठीक है। और ये जो दिख रहा होगा ये हो गया वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बिल्कुल इजी है यार, और जिस तरीके से हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखे हैं ये आपको ध्यान में रखना, ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल होता है, मतलब कि ओमेगा का वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता हूँ, इंटू एल बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जल्दी जल्दी से ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होने लगा, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। छोटी सी चीज़ है लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। ऐसे अगर हम इसका यूनिट भी लिखना चाहें तो यूनिट भी आपको ओम में लेना होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, रेजिस्टेंस नहीं है भाई ये, है ना। ये करंट का अपोज कर रहा है ना, इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। आने वाला जो करंट है ना, अब ऐसे बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है तो बार बार ऐसे आ रहा होगा, बार बार जा रहा होगा, लेकिन एक इंस्टेंट पे जब आया होगा तो वो अपोज ही तो किया होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, बिल्कुल आसान सा ये भी है, अगर सिमिलर चल रहा है, बिल्कुल सिमिलर चल रहा है। अब इसमें एक कैपेसिटर ला देते हैं। हाँ सर, बार बार एक ही बात क्यों बता रहे हैं। यहाँ पे ये अगर ऐसा एसी सोर्स हम लगा दिए हैं, एसी सोर्स में मान लेते हैं वी इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा रखे हैं किसी इंस्टेंट पे एट एनी टाइम टी, है ना, किसी भी इंस्टेंट टाइम टी पे। अब यहाँ पे कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर क्या करता है, चार्जेस को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। तो भाई एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। इस यहाँ पे भी उस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके मान लेते हैं करंट जा रहा होगा जो कि चार्जेस का फ्लो होगा, और चार्जेस का फ्लो कभी ऐसे हो रहा होगा, कभी ऐसे 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 फ्लक्चुएट हो रहा होगा, ऐसे ऐसे चार्जेस। तो ये कैपेसिटर किसी इंस्टेंट टाइम टी पे कभी चार्ज हो रहा होगा, कभी डिस्चार्ज हो रहा होगा, क्योंकि सोर्स एसी है ना, तो कॉन्टिन्यूसली इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा भाई, क्योंकि फ्लक्चुएट हो रहा होगा ना।
वाइब्रेट कर रहा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी होगा, जैसा भी फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन वाइब्रेट कर रहा होगा चार्जर। तो चार्जर जब आ रहे होंगे तो ये चार्ज हो रहा होगा, और जब जा रहे होंगे तो डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो एक इंस्टेंट पे बात करते हैं, तो उस इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि चार्ज हुआ होगा, तब क्या कंडीशन होगा। तो चार्ज हो गया होगा, तो यहाँ पे चार्जेस अकुमुलेट हो गए होंगे, इसके प्लेट पे चार्जेस अकुमुलेट हो गए होंगे। हाँ सर, हो गए होंगे। तो ये जब अकुमुलेट हो गए तो फर्दर अगर इंस्टेंट पे किसी टाइम पे अगर चार्ज आ रहे होंगे तो वो आने नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पे चार्जेज अकुमुलेटेड है ना। तो ये फर्दर चार्ज को आने नहीं करेगा, मतलब फर्दर चार्ज को आने के लिए अपोज करेगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे अपोज करेगा। तो उस अपोज को हम लोग बोल देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अभी आएगा बच्चों, है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात ये है कि अगर हम ऐसा इसमें फिर से केवीएल लगाना चाहें, केवीएल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे V है माइनस का, इस पर कितना पोटेंशियल होगा, Q इक्वल टू सी भी होता है, Q इक्वल टू सी इंटू ही होता है, तो Q अपॉन सी आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, मतलब Q इक्वल टू सी इंटू वी। ठीक है, इसी का यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि चार्जेस के फॉर्म में ही कैपेसिटर में काम होता है, लेकिन हमको ये भी पता है कि जो करंट फ्लो होता है वो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। हाँ सर, ये भी पता है, हमें पता तो होना चाहिए बच्चों है ना। तो अब हम इसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हमें पता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है, किसी छोटे से टाइम इंटरवल टाइम टी की बात कर रहे हैं। तो जब Q इक्वल टू सी पता चल गया, तो इसी का वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर देते हैं, I इक्वल टू जो डी क्यू बाई डी टी है, तो Q के जगह पे रख देते हैं, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी इंटू सी भी आ जाएगा डिवाइडेड बाई डी टी आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो I इक्वल टू जो आ जाएगा हमारे पास बच्चों, डी इंटू सी, भी का वैल्यू है वी नोट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी है। तो आपको दिख रहा होगा कि सी वी नोट तो बाहर आ जाएगा, डी ऑफ मतलब कि साइन ओमेगा टी का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है भाई। हो जाएगा बिल्कुल इजी तरीका से। तो आई इक्वल टू आ जाएगा बच्चों सी वी नॉट, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, नीचे ओमेगा आ जाएगा। अच्छा सॉरी यार, नीचे नहीं आएगा क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ओमेगा बाहर आ जाता है, कॉस ओमेगा टी। सर आप ऐसे क्यों भूल जाते हो, सॉरी बच्चों सॉरी। यहाँ पे आई इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं इस चीज़ को हम लोग आई नॉट बोल सकते हैं। और कॉस ओमेगा टी को अगर हम लिखना चाहें तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू लिखेंगे, तो कोई दिक्कत है। साइन में हम लाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वोल्टेज साइन में है हमारे पास, ठीक है, और कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा आपको, ये वाला बार बार इधर आ जाना, आई थिंक क्लियर होगा। तो हमारे पास ये आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी आ गया। तो आई नोट का वैल्यू हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, यहाँ पे आई नोट का वैल्यू बता सकते हैं बच्चों, उस सी मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं वी नोट इंटू सी ओमेगा है, लेकिन हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं वी नोट अपॉन वन अपॉन सी ओमेगा, समझिएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, तो ये पीक वैल्यू ऑफ करंट वी नोट अपॉन वन अपॉन सी ओमेगा हो गया, क्योंकि बाद में पता है मेरे ऊपर चला जाएगा, लेकिन नीचे इसीलिए लिखा हूँ मैं, क्योंकि मैंने शुरू में बताया बच्चों, जो ये चार्जेज बार बार ये ऐसे करके यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा होगा, तो एक बार जब चार्ज हो गया होगा, तो चार्ज होने के बाद जैसे ही अगला चार्ज इसके तरफ आ रहा होगा, तो उस चीज़ को ये अपोज करेगा, मतलब आने नहीं देगा, क्योंकि भाई ये तो चार्ज हो गया ना तो अगले चार्ज को आने नहीं देगा जब तक ये डिस्चार्ज ना हो जाए। तो जब ये अपोज कर रहा होगा ना, तो उस टाइम पे जितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा होगा, चार्जेस को आने के लिए अपोज कर रहा होगा, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो गया होगा। भाई हम किसी चीज़ को आने नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम रजिस्ट ही तो कर रहे हैं। तो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा होगा, वन अपॉन ओमेगा सी, मतलब ये क्या हो गया, यही हमारे पास हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये यही चीज़ को हम लोग बोल देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस बच्चों, यही है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बस बोलने का तरीका है।
तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं एक्स सी से, जो कि 1/ओमेगा सी है। तो बिल्कुल इजी तरीके से हमने ये भी देख लिया बच्चों, 1/ओमेगा सी है। और इसी का यूनिट भी हम लोग ओम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही क्रिएट कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाई कैपेसिटर, वहाँ पे इंडक्टर था, शुरू में शुरू में एक डायरेक्टली रजिस्टर था, तो है वही सब चीज़ें। ठीक है, बस यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में क्रिएशन हो रही है। तो यहाँ पे अगर v इक्वल टू हम v नोट साइन ओमेगा टी लिखना चाहूँ, और यहाँ पे i का वैल्यू लिखा था हमने, तो i नोट साइन ओमेगा टी प्लस का पाई/2। अब तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई/2 है, मतलब कि पाई/2 फेज आगे चल रहा है, मतलब यहाँ पे करंट लीड कर रहा है भाई। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाई पाई/2 फेज। पाई/2 फेज से क्या कर रहा है, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है भाई। तो जब करंट यहाँ पे लीड कर रहा है, तो अगर हम फेजर भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं ना। मान लेते हैं कि वो यहाँ पे इसका v का ऐसे है ग्राफ, तो v से कितना पाई/2 आगे है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऊपर चले जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे i आ जाएगा, तो कितना आगे है, पाई/2 आगे है। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक और तरीका से दिखाना चाहते हैं तो हम लोग दिखा सकते हैं, जो कि ऐसे किताबों में दिया रहता है कि भाई ये क्या है, ये करंट ऐसे जा रहा है। अब करंट को हम ऐसे दिखा दिए हैं, तो ये पाई/2 आगे ही होना चाहिए, तो पाई/2 आगे ही होने के लिए वोल्टेज को हम नीचे कर देंगे, भाई। तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर ही जाना है पाई/2, मतलब कि करंट यहाँ पे भी लीड कर रहा है पाई/2 फेज से। ठीक है, डेल्टा फाई आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का पाई/2 आ जाएगा, है ना। विद रिस्पेक्ट टू करंट हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब हम इन जनरल ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे विद रिस्पेक्ट टू है, क्योंकि इसमें से इसको घटाया है, इसीलिए विद रिस्पेक्ट टू करंट है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा, तो अगर हम ग्राफ भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं बच्चों, ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ग्राफ में आपको इस तरीके से दे दिया है, मान लेते हैं ये इस टाइप से, बार बार ऐसे क्यों बन जाता है मेरे से, मान लेते हैं मेरे से ग्राफ बनता नहीं है, कुछ इस टाइप से है। तो इसके बाद अगर हम बनाना चाहें ग्राफ करंट का, तो करंट का पाई/2 फेज कितना लीड कर रहा है बच्चों, तो लीड कर रहा है, तो हम ग्राफ को थोड़ा सा पीछे खिसकाते हैं, ये ऐसा है। ठीक है, और ऐसा मैंने बताया भी आपको क्यों होता है, कल ही बताया है। तो ये अगर पाई/2 है, तो पाई/2 फेज हमको पीछे घिसकाना है। ठीक है, तो पाई/2 अगर फेज हम लोग पीछे घिसका दें, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं यार। तो ये पाई/2 फेज हम लोग पीछे घिसका दिए हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये किसका ग्राफ हो जाएगा बच्चों, ये ग्राफ हो जाएगा हमारे पास आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का पाई/2 हो जाएगा, सॉरी प्लस का पाई/2 है भाई। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमने देख लिया है लीड हो रहा है कैसे, और यहाँ पे पाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई होगा। तो ये सब चीज़ें बताया जा सकता है बिल्कुल इजी तरीके से, इसमें कुछ भी हार्ड चीज़ नहीं आ रहा। ठीक है, सारी चीज़ें आसान ही हैं बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक अब क्लियर होगा आपको। एक सी को हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे कुछ नहीं है, बस यही चीज़ हम 3 चीज़ बताना चाहते थे, जो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं हम लोग कि प्योरली रेजिस्टिव में क्या होगा, प्योरली इंडक्टिव में क्या होगा, प्योरली कैपेसिटिव में क्या होगा, फर्दर चीज़ें देख सकते हैं। एक चीज़ टर्म यहाँ पे आ रखा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि पावर फैक्टर है। पावर क्या है, तो पावर फैक्टर, पावर बिल्कुल आसान होता है, आगे हम बताएंगे। यहाँ पे भी बता देते हैं कि जो पावर होता है V/I होता है। हाँ सर, V/I ने V.I होता है, तो पावर यहाँ पे VI cos phi बन जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल।
भाई दोनों के बीच में जो फेज बन रहा था वी और आई के बीच में, वही तो होता है। ये वी है, ये आई है, तो दोनों के बीच का एंगल ही तो लेते हैं, तो वही तो ले रहे हैं कॉस फाई। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आ गया है ना बच्चों, तो इसको पावर फैक्टर बोल देते हैं। ये जो कॉस ओमेगा, मतलब कॉस ओमेगा टी या कॉस फाई जो होता है, इसी को बोल देते हैं पावर फैक्टर, है ना बच्चों, इसको पावर फैक्टर बोल देते हैं। तो ये चीज़ आपको पता है। इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, फाई जीरो होता है, तो कॉस फाई वन हो जाएगा। यहाँ पे एंगल 90 था, यहाँ पे भी एंगल 90 था, तो कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 90 जीरो, समझ रहे हैं ना। अरे भाई यहाँ पे दिख रहा है ना एंगल 90, यहाँ पे दिख रहा है ना एंगल 90, और ऐसा ही तो ग्राफ हमने बनाया था बच्चों। हाँ श्योर। और अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि वन आ गया, तो वी आर एम एस आई आर एम एस का गुना कर देंगे तो हमको पावर मिल जाएगा, क्योंकि हम इन जनरल आर एम एस वैल्यू ही लेते हैं। तो वी नोट बाई रूट टू आई नोट बाई रूट टू, तो वी नोट आई नोट बाई टू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो जीरो ही होगा, क्योंकि वी आई कॉस फाई ही जीरो है, तो फिर ये भी जीरो हो जाएगा। और आपको पता है अगर यहाँ पे हमारे पास टाइम डिफरेंस जीरो दे रखा है, पाई बाई फोर दे रखा है, टी बाई फोर दे रखा है, क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कितना का डिफरेंस होता है, पाई बाई टू का, यहाँ पे पाई बाई टू का। पाई बाई टू में कितना टाइम पीरियड चल जाता है, टी बाई फोर। ये सब चीज़ें पता हो गई ना भाई, हम बता रखे हैं बच्चों हम लोग। आपको मैंने बता रखा है कि यहाँ पे लीडिंग क्वांटिटी कौन सा होता है इंडक्टिव में, वोल्टेज, इसमें कौन सा होता है, करंट होता है, अभी पीछे बताया। क्लियर होना चाहिए बच्चों, है ना। तो ये बिल्कुल इजी इजी चीज़ें हैं, बहुत इजी है। अभी हम आगे आएंगे तो आगे हम इसमें और भी चीज़ें मिक्स करेंगे, तो अभी तो ये आसान चल रहा है, ठीक है। अभी तो ये आसान चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें जब उससे सवाल आएगा। तो ये तो छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे काम आएगा। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको मैं बोलना चाहता हूँ थैंक यू, और मिलेंगे आगे और भी सवाल करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय भाई।